तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक बार अहिल्यादीप क्लासेस में। आई होप कि आप अच्छे होंगे, अच्छा की तैयारी चल रही है। यह दिन का टाइम और हम अभी देख रहे हैं GS1 का मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, सुबह हमने शुरू किया था, उसके हमने सिलेबस वाइज हम चल रहे हैं बेसिकली। उसमें 11 यूनिट हमने डिस्क्राइब किया था मैंने। हमने 11 यूनिट को हम देख रहे हैं। 5 यूनिट हमने सुबह कर ली थी, बची 5 और 6 यूनिट आपकी जो अभी हम कर लेंगे। ठीक है, और मेरा उस फॉर्मेट में करवाने का एक ही इंटेंशन था, क्योंकि समय आपके पास बहुत कम है और इतने कम समय में आपको पूरा ये मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना, अगर इसमें 11 यूनिट है, पर यूनिट के अंदर आप देखोगे तो 10 से 11 आपके सब टॉपिक आपके बने हैं। ठीक है, और प्रत्येक टॉपिक पे आपकी कम से कम 2 से 2.5 घंटे की क्लास आपकी आ सकती है, जो आती है बेसिकली। बेसिकली तो पढ़ने की कोई लिमिट नहीं है, पढ़ना आप चाहो तो उस पूरी मॉडर्न इंडिया के लिए एक किताब पढ़ सकते हो, या फिर प्रत्येक सेगमेंट के सब टॉपिक के लिए भी आप एक किताब पढ़ सकते हो। समझो, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने इतने कम समय में, जब आपका एग्जाम क्लास 1 महीने का समय भी नहीं बचा है, तो इस तरीके से आप किस तरीके से पढ़ो कि आपके सारे जो टॉपिक्स हैं, सारे जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, मेंस के पेपर आपके जो आपके अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाएँ, सभी आपके रिवाइज हो जाएँ। ठीक है, तो चाहता तो मैं फिर यहाँ से पढ़ सकता था, मेरे जो खुद के नोट्स हैं हम यहाँ से पढ़ सकते थे, लेकिन फिर इन्हें पढ़ने का मज़ा तब है जब हम चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप डीपली हम पढ़ें। ठीक है, ताकि प्रॉपर तरीके से आप अंडरस्टैंडिंग आपकी बन जाए। ठीक है, लेकिन अभी एग्जाम सर पे है तो ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब हम जब 26 का बैच शुरू करेंगे, अगर मैं कर पाया, अगर आप लोगों का सहयोग सही मिलता है, तो 26 का हम जब बैच शुरू करेंगे 1 जनवरी से, अगर टाइम मुझे मिला और बाकी चीज़ें अगर सही चलती है, देन फिर हम क्या करेंगे, तब मैं फिर एक सीरीज शुरू करने की सोच रहा हूँ। उसमें हम करेंगे ये, इसको क्या हुआ, ठीक है, हम कोर्स शुरू करेंगे आपका। हमारी जो पढ़ाई होगी वो होगी प्री कम मेंस की। ठीक है, 1 जनवरी से 26 के बैच की बात कर रहा हूँ, और इसमें अपर और लोअर दोनों आपके कवर हो जाएंगे। दोनों का सिलेबस आपका लोअर सेम है। ठीक है, मेंस का। तो हम करेंगे क्या, हम करेंगे कि 1 जनवरी से लेके, मतलब मैं आपका कोर्स जो शुरू करने की सोच रहा हूँ वो होगा आपका होगा मेंस MRBA। ये सीरीज मैं शुरू करूँगा 1 जनवरी से। ये क्या है, ये है मेंस। ठीक है, ये आपका जगह रेडी। ठीक है, मेंस रेडी बाय अप्रैल। ठीक है, यानी अप्रैल तक आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम अपना पोर्शन जो मेंस का है वो तैयार करके रख लेना है, 30 अप्रैल तक। समझिए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 4 महीने हम मेंस पढ़ेंगे आपका अच्छे से। ठीक है, फिर बचेगा आपका मई और जून। मई और जून आ गया है, हम प्री फोकस करेंगे 2 मंथ डेडिकेटेड। ठीक है, और मेरा प्रयास ये रहेगा कि MRBA आपका जो है, इसके अंतर्गत अप्रैल लास्ट तक आपका मोर देन 75% या मोर देन 70% आपका जो मेंस का सिलेबस है वो मैं आपको करवा के तैयार करके छोड़ दूंगा। ठीक है, उसके बाद फिर होगा मई जून हम करेंगे फोकस सीधा सीधा प्री पे डायरेक्ट और कुछ नहीं। ठीक है, जून में आपका प्री होगा, और प्री एग्जाम के होने के नेक्स्ट डे से ही जो आपका 25 और 30% आपका सिलेबस से बचा होगा मेंस का, इसे पढ़ेंगे। इसके साथ करेंगे आंसर राइटिंग और आपका मॉक टेस्ट। ठीक है, और इससे आपका जो 26 का अटैम्प है, 26 की तैयारी आपकी जो है एक बेहतर आपके स्मार्ट अप्रोच के साथ आपकी तैयारी हो जाएगी। समझो, तो अगर चीज़ें सही चलती है, आप लोगों का सहयोग मिलेगा, मैं अगर कर पाए तो इस, अगर मैं करूँगा तो इस ओरिएंटेड होकर हम चीज़ें देखेंगे। ठीक है, इन्हीं यूट्यूब पे, और तब हम शुरू करेंगे GS से हम शुरू करेंगे। इस बार हमने जो उत्तराखंड पेपर थे उनसे शुरू किया, तब हम करेंगे GS से शुरू करेंगे। GS के आपके 13-14 सब्जेक्ट जो हैं उनको हम डीपली पढ़ेंगे। तो अभी हमारा कंसर्न बेसिकली इस पे है, आपका मॉडर्न इंडिया हम पढ़ रहे हैं। सुबह 4-5 यूनिट हम देख चुके थे, अभी हम देखने वाले हैं आपकी 6वीं यूनिट। 6वीं यूनिट आपकी है धार्मिक सुधार आंदोलन से लेकर कांग्रेस का उदारवादी चरण। ठीक है, 6वीं यूनिट आपकी है। पेन चेंज कर लेते हैं क्योंकि मैक्सिमम पोर्शन आपका रेड में ही है। तो अभी हम देखते हैं सर, इसमें कौन सा पेन की बड़ी समस्या है चुनने की, ये ठीक रहेगा। ठीक है, ठीक है, तो अगला यूनिट है धार्मिक सुधार आंदोलन से लेकर कांग्रेस का उदारवादी चरण 1828 से 1905 तक के क्या इंपॉर्टेंट चीज़ आपको देखनी है। अब ये यूनिट जो आपकी है, ये आपका बताता है कि भारतीय समाज का आपको जो नव जागरण काल चलता है, उससे लेकर जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदारवादी युग होता है, उस तक की आपकी जो प्रमुख घटनाएं होती है उनको बेसिकली कवर करना है। ठीक है, और यही दौर वो है जब आपका भारत में धार्मिक हो गया, सामाजिक हो गया, बौद्धिक और जो राजनीतिक चेतना बेसिकली है उसका विकास होना शुरू होता है। ठीक है, और इसने क्या किया, बाद में आपका जो स्वतंत्रता आंदोलन था उसकी एक वैचारिक नींव रखने का काम किया। ठीक है, हम्म, तो पहला आपका है भारतीय पुनर्जागरण का स्वरूप। ठीक है, अब इसमें क्या है आपको,
आप प्रमुख बिंदु याद रखोगे कि भाई 19वीं सदी में आपका पक्ष में शिक्षा थी, आपकी प्रिंटिंग प्रेस थी, आपकी नई चेतना थी, तो इन सब का प्रभाव आपके पड़ता है। परंपरा और जो आपकी आधुनिकता है उनके बीच एक संघर्ष चलता है, ठीक है। सामाजिक और जो धार्मिक आपके सुधार थे उनके माध्यम से एक नव भारत की आपकी रचना होती है, ठीक है। तर्कशीलता आपकी होगी, विज्ञान आपका हो गया, समानता आपका होगी, मानवतावाद आपका हो गया, इन सब का बेसिकली आपके यहाँ पे उदय होता है, ठीक है। तो ये सब क्या करते हैं, एक भारतीय पुनर्जागरण का एक बेस आपका तैयार करते हैं, ठीक है। सवाल क्या बनेगा कि 19वीं सदी का जो भारतीय समाज था वो नव जागरण दौर से क्यों गुजरा। तो बिंदु आपको इन बिंदुओं को अपनी लैंग्वेज में डालने। क्या भारतीय पुनर्जागरण केवल अंग्रेजी शिक्षा का परिणाम था, तो इसको भी आप थोड़ा सा आप टैकल आपको करना है, ठीक है। अगला है कि धार्मिक सुधार आंदोलन। अब जो प्रमुख धार्मिक सुधार आंदोलन हुए, चाहे ब्रह्म समाज हो, चाहे कि बाकी आपकी आर्य समाज हो, इन सबको बारे में आपको पढ़ना है। इन संबंधित प्रमुख व्यक्तित्व है, आप मैं खुद से आपको मतलब आपको खुद से क्या करना है, जितने भी आपके समाज हैं, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, इन सबको आपको खुद से तैयार करना है। जितने भी प्रमुख व्यक्तित्व हैं, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, जितने भी हैं, इन सबको आपको इन पे एक एक 150 नंबर का आपका कंटेंट आपको तैयार करके रखना है, समझ गए। तो ब्रह्म समाज की बात कर रहे हैं तो राजा राम मोहन राय ने स्थापना की 1828 कोलकाता। एक की शुरुआत कर उन्होंने सपोर्ट किया, मूर्ति पूजा का विरोध किया, सती प्रथा, बाल विवाह, जाति प्रथा यानी कि जितनी भी सामाजिक कुरीतियाँ थी उनका विरोध किया, शिक्षा की स्वतंत्रता, शिक्षा सपोर्ट और नारी स्वतंत्रता का बेसिकली इन्होंने समर्थन किया। प्रमुख व्यक्ति इनके बारे में पढ़ना है आपको, देवेंद्र ठाकुर, केशव चंद्र सेन, इन सब के बारे में आपको थोड़ा सा जानते रहना है। समाज आपका सवाल क्या बनेगा कि भाई ब्रह्म समाज जो है भारतीय नव जागरण का अग्रदूत क्यों कहा जाता है, समझ गए। तो इन बिंदुओं का आपको ध्यान रखना है, आपको राजा राममोहन राय के बारे में ध्यान रखना है और फिर आपका आंसर आपका हो जाएगा। अगला है प्रार्थना समाज के बारे में, सेम हुई 1867 मुंबई। नेता आरजी भंडारकर आपके थे, महादेव गोविंद रनाड़े थे। ईश्वर में विश्वास करने की बात बोली गई, सामाजिक सुधारों पर इन्होंने फिजिकली जोर दिया। सामाजिक जितने भी आपके सुधार हैं इन सब के अंतर्गत आ जाएंगे। विधवा विवाह, महिला शिक्षा, अस्पृश्यता का विरोध, इन सबको आपको अपने आंसर में आपको डालना है। सवाल क्या बनेगा कि प्रार्थना समाज ने महाराष्ट्र में बेसिकली आपका जो सामाजिक सुधार था उसका मार्ग कैसे प्रशस्त किया, समझ गए। अगला आपको आर्य समाज पढ़ना है, सेम उसी पैटर्न पे, इसके बारे में डिटेल, इनके बारे में डिटेल्स आपको जानना है। 1875 स्वामी दयानंद सरस्वती, वेदों की ओर लोटों का नारा दिया, जातिवाद, मूर्ति पूजा, अंधविश्वास का विरोध इन्होंने किया, ठीक है। शिक्षा और महिला सशक्तिकरण पर फोकस किया, शुद्धि आंदोलन चलाया। तो इन बातों को अपने आंसर में आपको डालना है इस टॉपिक के अंतर्गत, ठीक है। सवाल क्या बनेगा कि आर्य समाज सामाजिक सुधार से अधिक राष्ट्रवादी आंदोलन का जनक था, आपको विवेचना करनी है, ठीक है। विवेचना करने का आपको इन बातों को वहाँ पे डालते हुए रहना है, ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात कर रहा है, स्थापना 1875 अमेरिका, भारत में 1882 में एनी बेसन ने शुरू किया, ऑलकाट, ठीक है। इन बातों को आपको थोड़ा सा जानते रहना है। उद्देश्य क्या था, धर्मों की एकता पे फोकस किया गया, आध्यात्मिकता की बात की गई, पुनर्जन्म की बात की गई, भारतीय संस्कृति का पुनरुत्थान संबंधी बात बोली गई, ठीक है। आपका सवाल क्या बनेगा कि थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारतीय आत्मगौरव की भावना को कैसे पुनर्जीवित किया। तो इन्होंने भारतीय संस्कृति के पुनरुत्थान का काम किया, आपके आध्यात्मिकता जो है उस पर फोकस किया, पुनर्जन्म के संदर्भ में आपकी बातें की गई, ठीक है। इन सबको थोड़ा सा आपको देखते हैं किसके थियोसॉफिकल सोसाइटी के माध्यम से। मुस्लिम सुधार आंदोलन की बात आएगी तो ये आपके जिसमें आपका अलीगढ़ आंदोलन था भाई, सर सैयद अहमद खां आपका था, 1875 आपके थे वो, अलीगढ़ कॉलेज से संबंधित थे। आधुनिक शिक्षा, वैज्ञानिक सोच पर उन्होंने फोकस किया, धार्मिक सुधार पर बात की गई, सामाजिक एकता बल दिया उन्होंने। बाद में मुस्लिम राष्ट्रवाद की जो भूमि बनी आपकी ही बनती है, ठीक है। सवाल क्या बनेगा कि अलीगढ़ जो आपका आंदोलन था उसका भारतीय मुस्लिम समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, तो इन बातों को आपको विशेष अपने आंसर में डालना है, समझिए। अगला बनेगा सामाजिक सुधार आंदोलन, ठीक है। पहले आपने देखा धार्मिक, पहले क्या था अपना, आपने देखा धार्मिक सुधार आंदोलन, इसके ऊपर क्या देखा आपने, भारतीय पुनर्जागरण, और तीसरा आपका क्या है कि आपका जो है सामाजिक सुधार आंदोलन, ठीक है। अब समाज से संबंधित क्या आपको चीज़ देखनी कि भाई जो आपके प्रमुख बिंदु हैं, आपकी नारी शिक्षा की बात करोगे, ईश्वरचंद्र विद्यासागर की बात करोगे, आप सावित्रीबाई फुले की बात करोगे आप, ठीक है। आप सती प्रथा का उन्मूलन की बात करोगे, राजा राम मोहन राय की बात करोगे, आप बाल विधवा पुनर्विवाह अधिनियम की बात करोगे 1856 विद्यासागर की बात करोगे, बाल विवाह निषेध 1891, अस्पृश्यता विरोध नारायण गुरु, हरिदास ठाकुर। तो ये बेसिकली आपके समाज की कुरीतियाँ थी, इनके सुधार संबंधी जो काम जो आंदोलन चला वही आपका सामाजिक सुधार आंदोलन था, समझिए। सवाल क्या बनेगा कि सामाजिक सुधार आंदोलन ने भारत में आधुनिक समाज की नींव कैसे रखी। अब कंटेंट तो, अब लैंग्वेज आपको खुद बनानी पड़ेगी, समझो ना। मैं आपको जो मेन उसके जो फैक्ट हैं, जो आपको थोड़ा सा उसके अंदर जो कंटेंट आना चाहिए उनको आपको बता रहा हूँ। अब इससे क्या है, इनको आपको अपनी लैंग्वेज में आंसर के अंतर्गत रखना है, और प्रत्येक बच्चे की लैंग्वेज आपकी अलग अलग हो सकती है, ठीक है। तो आपको उस लैंग्वेज में भी काम करना पड़ेगा कि लैंग्वेज आपकी ऐसी होनी चाहिए कि सभी पॉइंटों को अपने आंसर में आप डाल सको, एक अच्छे से आप यानी वो कर सको, क्या बोलते हैं उसे, मतलब
परोस सको अपने आंसर को, बेसिकली अपने शब्दों को, अपने विचारों को, ठीक है। और क्या ये आंदोलन धार्मिक सुधार से प्रेरित थे, सामाजिक यथार्थ से, ठीक है, ये आपको देखना है। अगला है भारतीय शिक्षा का विकास और नवजागरण, आपको पढ़ना होता है। उसमें क्या है कि आपका जो 1835 की मैकाले शिक्षा नीति, ये आपको पूरा पढ़ना है। वो डिस्पैच को आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। अंग्रेजी माध्यम का था इसमें। 1854 में आपके जो विश्वविद्यालयों की स्थापना से संबंधित था, कलकत्ता, मद्रास, मुंबई का आप उल्लेख करोगे। आप शिक्षित वर्ग का उदय से हुआ, एक नया मध्यम वर्ग आपका बना, राजनीतिक चेतना का प्रसार हुआ। इन बातों को आपको भारतीय शिक्षा का विकास और नवजागरण संबंधी चीज़ों में आपको डालना है कि भाई भारतीय शिक्षा नीति ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कैसे बीच हुए भाई। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक राजनीतिक चेतना का प्रसार से हुआ, आपका जो एक शिक्षित वर्ग का उदय हुआ, एक नया मध्यम वर्ग आपका विकसित हुआ। इन बातों को आपको अपने आंसर में डालना है, ठीक है। सवाल कि 19वीं सदी की शिक्षा प्रणाली भारतीय नवजागरण का प्रमुख कारण थी, विश्लेषण आपको करना है। अलग से जो मेघालय की शिक्षा नीति है इसको पढ़ना है, वो डिस्पैच को आपको डिटेल से पढ़ के जाना है। प्रेस, साहित्य और राष्ट्रीय चेतना की बात कर रहा है कि भाई आपका जो मुख्य बिंदु इसमें क्या है, आपको समाचार पत्र थे, बंगाल गजट के बारे में पढ़ना है, हिंदू पैट्रियटिक के बारे में पढ़ना है, अमृत बाजार पत्रिका, केसरी, ये प्रमुख आपकी पत्र पत्रिकाएं हैं, प्रमुख अखबार बेसिकली हैं। इनको आपको जानते रहना है। राष्ट्रीय जागरण का प्रचार आपका होता है। साहित्य में राष्ट्रवाद आपका आया, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की बात करोगे आप, आनंद मठ की बात करोगे, वंदे मातरम की बात करोगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करोगे, भारतीय भाषाओं में चेतना का विकास होता है। तो इस दृष्टि से आपको इन पोर्शन को भी आपको देखते हुए जाना है, समझिए। अब मुख्य परीक्षा प्रश्न में आओगे भाई कि भारतीय प्रश्न ने राष्ट्रीय आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार करने में क्या भूमिका निभाई। साहित्यिक पुनर्जागरण में भारतीय राष्ट्रवाद का सांस्कृतिक रूप था, आपको चर्चा करनी है, समझिए। अगला ये बोर्ड है कि आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात कर रहा है, 1885। इसमें क्या आपको क्या देखना है कि स्थापना एओ ह्यूम, 1885, मुंबई, प्रथम अध्यक्ष आपका जो बनर्जी थे। उद्देश्य क्या करोगे कि भारतीय को प्रशासन में भागीदारी को बढ़ाना है, राजनीतिक प्रशिक्षण की बात की गई, शिकायतों की प्रस्तुति की बात की गई। तो ये इनका प्रथम उद्देश्य थे। सवाल क्या बनेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आपको स्पष्ट करनी है। क्या कांग्रेस ब्रिटिश हितों को पूरक संस्था थी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा इसकी जो आपकी भूमिका थी बेसिकली आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, इसको भी आपको थोड़ा सा देखते चलना है, ठीक है। कांग्रेस का उदारवादी चरण की बात आती है भाई कि 1885 से 1905 तक का। तो इसमें आपको बताना होता है कि जो प्रमुख नेता आपके थे, दादा भाई नौरोजी की बात कर लो, गोपाल कृष्ण गोखले जी की बात कर लो, आप मेहता जी की बात कर लो, बनर्जी जी की बात कर लो, ये बेसिकली आपके उदारवादी चरण के प्रमुख कांग्रेस नेता थे। और मॉडरेट नीति इनकी थी भाई, ये प्रार्थना करते थे, निवेदन देते थे और तर्क से बेसिकली चाहते थे कि अंग्रेज इनकी बात सुनेंगे और इनके चिंताओं को, इतने इनके जो मांगे हैं उन पर काम करेंगे। तो बेसिकली इनका जो तरीका था वो नीति आपका हो गया, प्रार्थना आपका हो गया, आपका निवेदन हो गया, तर्क हो गया, इनसे बेसिकली इनका प्रमुख ये आपकी नीतियाँ थी। उद्देश्य क्या था कि आपको प्रशासनिक सुधार करना है, संवैधानिक सुधार करना है भाई, आपको भारतीयों का प्रतिनिधित्व आपको बढ़ाना है, ठीक है, उनके हित के लिए काम करना है, ठीक है। ये इनका प्रमुख आपका उद्देश्य था। आपका जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी है, इसी टाइम पे दादा भाई नौरोजी देते हैं। सुधारों की मांग कहती है भाई कि आपको भारतीयकरण करना है, कि किसका, सिविल सर्विसेज का, आपका विधान परिषद का आपको विस्तार करना चाहिए, आपको प्रेस की स्वतंत्रता पे काम करना चाहिए। तो ये बेसिकली इनकी सुधारों की मांग थी, समझिए। सवाल क्या बनेगा कि उदारवादी कांग्रेस की राजनीतिक रणनीति का मूल्यांकन करना है। तो रणनीति में आपको इन सभी बातों को आपको डालना होता है। मॉडरेट नीति की बात डालोगे, आप उद्देश्य डालोगे, इसके सुधारों की मांग की किस तरह आपकी चीज़ें थी, इनको आप अपने आंसर में डालोगे, ठीक है। उदारवादी कांग्रेस की सीमाएं क्या थी भाई, सीमाएं क्या थी कि भाई ब्रिटिश सरकार पे आपका अत्यधिक विश्वास था इन्हें। ये इनका विश्वास ये था कि ऐसे आपका चीज़ें ये मान जाएंगे, मैं जब इनसे प्रार्थना करेंगे, अगर हम ईमानदारी से इनके साथ ईमानदार बने रहेंगे इस तरीके से, ठीक है। जन साधारण से इनकी दूरी बनी हुई थी, उदारवादी टाइम पे की बात हम करें। फिर आंदोलनकारी स्वरूप का अभाव था, ठीक है। एक वर्गीय चरित्र भाई था, क्योंकि इसमें जो अधिकतम लोग थे वो आपके शिक्षित लोग थे, मध्य वर्गीय लोग थे। तो जो जुड़ाव होना चाहिए, जो गरीब लोग थे, भारत की जनता थी, जो गरीब आपके ग्रामीण क्षेत्र के लोग थे, गरीब लोग थे, उनसे कनेक्शन उनका नहीं बन पाए, जन साधारण से दूरी आपकी बनी रही। तो उदारवादी कांग्रेस की सीमाओं में आपको इन बातों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऊपर आपने वो दिख लिया कि मूल्यांकन देख लिया, ये सीमाएं देखा। सवाल क्या बनेगा कि कांग्रेस के उदारवादी चरण की आपको कमजोरी क्या थी, तो कमजोरी में आपको इन बातों को डालना है, समझ गए। अगर बोल रहा है कि उदारवाद का ऐतिहासिक महत्व को बताना है, तो इसे आप छोड़ ही दो, ठीक है। निष्कर्ष में क्या दो कि आपकी धार्मिक ये आप पढ़ लेना, ठीक है। सारांश तालिका ये भी आप थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। अगला आपकी यूनिट है वो है आपकी कांग्रेस का चरमपंथी जब युग आएगा, उससे लेके आपका प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक का, ठीक है, 1918 तक आपको देखना है। अब इस यूनिट में आपको देखोगे कि आपकी जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का जो दूसरा चरण शुरू हुआ, चरमपंथी युग को कवर करेगा, ठीक है। जहाँ क्या होगा, जो संवैधानिक सुधारों की जगह अब क्या है, अब बेसिकली आपके प्रत्यक्ष संघर्ष ने आपको आंदोलन की दिशा बदल दी। और ये समय था आपका मॉडरेट से आपका एक्सट्रीमिस्ट, आपका जो राष्ट्रवाद है उसकी और एक संक्रमण का युग आपका यही था, समझ गए। अब चरमपंथ का उदय की बात भाई, क्या बैकग्राउंड आपका बना हुआ है,
आप क्या बोलोगे कि आपकी जो उदारवादी नीतियाँ थी, उसकी जो सीमाएं थी, वो आपका एक इसके पृष्ठभूमि में इसने काम किया भाई। अब लोगों ने बोला ऐसा तो होगा नहीं भाई, हमें आगे बढ़े कुछ अलग तरीके अपनाने पड़ेंगे, ठीक है। आप जो प्रेयर कर रहे हो, पिटिशन कर रहे हो, आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, इससे कुछ होने वाला नहीं है। फिर अगला बोलोगे कि जो ब्रिटिश शासन थी उसकी जो दमन नीति थी, आप प्रेयर कर रहे हो, आप पिटिशन कर रहे हो, आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, लेकिन वो क्या अंग्रेज क्या कर रहे हैं, वो ब्रिटिश क्या कर रहे हैं, वो शासन आपका दमन कर रहे हैं, दमन का नीतियाँ फैला रहे हैं, ठीक है। तो एक कारण आपका ये बना। आपका जो सामाजिक, आपका आर्थिक असंतोष आपका फैल रहा था, आपका जो नई पीढ़ी की आपकी जो जागरूकता थी, जो आपका शिक्षित वर्ग था, जो आपकी शिक्षा से, फ्रेश से, आपका स्वाभिमान से आपके बना हुआ था, आपकी जो पश्चिमी राष्ट्रवाद था, जो आपका रूस और जापान का युद्ध हुआ था, उसका जो इम्पैक्ट पड़ा था 1905 का, तो ये प्रमुख कारण आपके बने चरमपंथ के उदय का बेसिकली, ठीक है। तो पृष्ठभूमि आप इनको डालोगे। सवाल क्या बनेगा कि कांग्रेस के चरमपंथी उदय क्या थे, क्या कारण थे, क्या चरमपंथ उदारवाद की विफलता का परिणाम था। तो इस पॉइंट को जोड़ते हुए आपको बाकी 4 हेड पॉइंट भी आपको डालने हैं, ठीक है। प्रमुख चरमपंथी नेता और विचार, बाल गंगाधर तिलक की बात करोगे आप, इनका क्या था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ठीक है। लाला लाजपत राय की बात करोगे आप, पंजाब केसरी हैं। बिपिन चंद्र पाल की बात करोगे आप, बंगाल टाइगर हैं। इसके अलावा अरविंदो घोष की बात करोगे आप, आध्यात्मिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं। चरमपंथी विचारधारा क्या थी भाई, कि स्वराज यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता हमें चाहिए, हमें स्वदेशी चाहिए, हमें बहिष्कार जो आंदोलन था हमें वो करना है, हमें राष्ट्रीय शिक्षा चाहिए, हमें जन आंदोलन करना है, हमें स्वावलंबन चाहिए। ये बेसिकली आपके चरमपंथियों की विचारधारा थी बेसिकली, ठीक है। सवाल क्या बनेगा कि लाल बाल पाल आपकी जो त्रि भारतीय राष्ट्रवाद के नए युग के प्रतीक कैसे बने। चरमपंथियों की विचारधारा बेसिकली भारतीय समाज की वास्तविक आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती है, विवेचना कीजिए। समझ गए। तो अभी तो ये भी ना, अब ये मान लो कि कितने हैं, 11 टॉपिक है ना आपके, 11 टॉपिक ही हो गए, ठीक है। 11 में प्रत्येक के अंदर हम आपका देख रहे हैं तो कम से कम आपके कितने हैं, 8 8 9 9 आपके सब टॉपिक तो हैं भाई प्रत्येक के अंदर, ठीक है। तो कितना हो गया, 88, यानी कि 90 मान लो आप, बेसिकली 90 आपके सब टॉपिक, आपके टॉपिक आ गए। अब प्रत्येक टॉपिक आगे दो दो क्वेश्चन दे रखे हैं, कितने हो गए, 180। तो ये मान लो आप 170 80 क्वेश्चन तो ये हो गए जो ये वाला मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। अब जो अगली क्लास आएगी उसमें अब आपके 110 120 आपके क्वेश्चन हैं मे बी, ठीक है, वो आपकी हो गई। और उसके अलावा जो मैंने आपको, जो मैंने खुद के आंसर लिखे हैं, वो भी है जीएस, उनकी बात मैं कर रहा हूँ, वो मिक्स हैं, उसमें भी आपके लगभग 100 आप मान लो। तो इन सभी को फिर हम देखेंगे भी साथ साथ, ठीक है। अगली क्लास में हम इन्हें देखेंगे, फिर एक क्लास इस पे आएगी जो जीएस के आपके सारे आंसर हैं, उनको हम देखेंगे जो मैंने लिखे हैं, और उनसे हेल्प मिलेगी आपको। और फिर आपका जो ये आपके क्वेश्चन है, अगर टाइम मिलेगा तो इनको भी मैं आपके आंसर तैयार करके आपको पॉइंट दे दूंगा, और इनको भी आपको मैं रिविजन करवा दूंगा, इनसे आपको फायदा मिल जाएगा। समझ गए, ठीक है। तो कहने का मतलब है अगला, बंग भंग की बात करोगे कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा जब 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, प्रशासनिक कारणों का बहाना दिया, वास्तविक कारण क्या था, अपनी सहूलियत था भाई, अपना फायदा उठाना था। वास्तविक उद्देश्य क्या था, आपको हिंदू मुस्लिम का विभाजन करना था, आपको खाई पैदा करनी थी। व्यापक विरोध हुआ, स्वदेशी के अपना आपका आंदोलन चला, बहिष्कार का जो आपकी आंदोलन चला, आपको जो राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन बेसिकली चला, ये सब उसके अंतर्गत आपको देखने को मिले। परिणाम क्या हुआ, राष्ट्रीय चेतना का विस्फोट हुआ, भारतीय राजनीति में आपका जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी बढ़ी, कांग्रेस में उग्रवाद का आपका प्रसार होना शुरू हो गया, ठीक है। तो इन बातों को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अगला है स्वदेशी आंदोलन, इसे थोड़ा सा आपको पढ़ना है। स्वदेशी आंदोलन पढ़ लेना आप, और ये बंगाल विभाजन है इसे आप पढ़ लेना, ठीक है। स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग आपका हो गया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार इसमें किया गया, स्वदेशी उद्योगों की बात की गई, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की गई, आपकी जनसभा, जुलूस, गीत, नाटकों के माध्यम से आपको जन जागरण किया गया, नारों का उदय क्या था, वंदे मातरम हुआ, स्वराज हमारा अधिकार है भाई। ये सब बातें आपकी इसी आंदोलन के अंतर्गत देखेगी। मुख्य केंद्र था बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब और मद्रास। मुख्य नेता तिलक थे, पाल थे, अरविंदो घोष थे। सवाल क्या बनेगा, स्वदेशी आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला आपका मास मूवमेंट क्यों कहलाता है। उसमें आपको इन सभी बातों को आपको डालना है, ये सब समझिए। आपका स्वदेशी आंदोलन का भारतीय समाज पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, ये भी आपको इसी के अंतर्गत डालना है, ठीक है। अगला है स्वराज तिलक विभाजन, स्वराज नहीं, स्वराज तिलक अभिभाजन, विभाजन भी, ठीक है। सूरत, अरे यार सूरत बोल रहा हूँ, सूरत, ठीक है, या वो तो दिखते रहना है। तो इसमें क्या हुआ कि उदारवादी बनाम चरमपंथी विचारधारा का संघर्ष हुआ भाई, ठीक है। 1907 में क्या हुआ, आपका सूरत अधिवेशन होता है, उसमें कांग्रेस दो भागों में बन जाती है। उदारवादी आपके गोखले और आपका नेहरू थे, चरमपंथी आपके तिलक और लाजपत राय थे। परिणाम क्या हुआ, कांग्रेस अस्थायी रूप से आपकी कमजोर हो जाती है। अब मुख्य सवाल क्या बनेगा कि 1907 का सूरत अधिवेशन भारतीय राष्ट्रवाद की दिशा में निर्णायक मोड़ था, चर्चा को करनी है। उदारवाद और चरमपंथ का संघर्ष भारतीय राजनीति के विकास का चरण था, आपको विवेचना करनी है।
समझिए। तो ये बेसिकली आपको इन बातों को उसके अंदर आपको थोड़ा सा देख लेना है, और सूरत विभाजन आपको थोड़ा सा पढ़ के जाना है अलग से, ठीक है। अगला ये बोला क्रांतिकारी आंदोलन का जो आपका शुरू होता है 1905 से 1915 के बीच। अब जो सूरत विभाजन होता है उसके बाद क्या है, जो आंदोलनकारी थे बेसिकली उनका एक उग्र मार्ग वो अपना लेते हैं, ठीक है। बंगाल की बात कर लो, महाराष्ट्र, पंजाब, यूपी, सॉरी उत्तर भारत, इसमें आपके गुप्त संगठन बनने लगते हैं। मुख्य क्रांतिकारी संगठन की बात करो आप, अनुशीलन समिति की बात करो आप कलकत्ता 1902, युगांतर समिति की बात करो आप, युगांतर समूह की बात करो 1906, अभिनव भारत की बात करो आप 1904, गदर पार्टी की आप बात करो 1913, अमेरिका कनाडा, इंडिया हाउस लंदन की बात आप करो, श्यामजी कृष्ण वर्मा, इन सब की आप बात कर सकते हो। प्रमुख घटनाएं क्या हुई, आपका अलीपुर बम कांड आपका होता है, काकोरी कांड आपका होता है, दिल्ली लॉर्ड हार्डिंग बम कांड आपका होता है, ठीक है। ये भले बात की बात है, इससे आप शायद ना भी छोड़ो, पर अलीपुर बम कांड और दिल्ली जो आपका हार्डिंग बम कांड है इसे आप देखोगे। सवाल क्या बनेगा, क्रांतिकारी आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को किस प्रकार से प्रेरित किया, ठीक है। तो आपको इन बातों को थोड़ा सा क्रांतिकारी आंदोलन को आपको थोड़ा सा देखते रहना है, समझ गए। फिर आपकी आएगी मुस्लिम लीग, उसकी स्थापना होगी। इसकी पृष्ठभूमि क्या थी कि भाई जब बंग भंग के बाद जब मुस्लिम अलगाव की नीति आपकी बनती है, ठीक है, आपकी स्थापना ढाका में होता है 1906 में, आगा खान और आपका नवाब आपकी सलीमुल्लाह आपके होते हैं। उद्देश्य क्या था कि मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करने के नाम से ब्रिटिश की जो आपकी डिवाइड एंड रूल था उसकी नीति का हिस्सा बने हुए थे, ठीक है। तो इसे आपको थोड़ा सा जानते रहना। सवाल क्या बनेगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए बेसिकली क्या आपकी चुनौती खड़ी करी, ठीक है, या क्यों चुनौती बनी भाई, क्या मुस्लिम लीग जो है ब्रिटिश नीति की उपज थी, तो हाँ बोलोगे आप, ठीक है। अगला है पार्लियामेंट सुधार को पढ़ना पड़ता है 1909। इसमें क्या देखना आपको कि भाई जो उद्देश्य क्या था कि भाई जो उदारवादी आपके हैं उनको आपको शांत करना है, और आपका जो विभाजन है उसको आपको बढ़ावा देना है। आपका विशेष इसमें विशेषता क्या थी कि आपका एक सेपरेट इलेक्टोरल जो बोर्ड्स इलेक्टोरल आपका जो है आपका मुस्लिम के लिए आपको एक अलग निर्वाचन क्षेत्र बेसिकली देना था। प्रांतीय परिषदों का विस्तार करना था। सदस्यों की नियुक्ति आपकी आंतरिक रूप से निर्वाचित आपकी करनी थी। तो इन बातों का विशेष इसमें फोकस किया। परिणाम क्या हुआ, भारतीय राजनीति में एक सांप्रदायिकता का जो बीजारोपण आपका इससे में आपको देखने को मिलता है। यहाँ से आपको शुरू हो जाता है। मुख्य परीक्षा में अब सवाल क्या बनेगा कि भाई कि 1902 का जो भारतीय परिषद अधिनियम था उसने भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता की जड़ें डाली। आपको विश्लेषण इसका करना है, ठीक है। सवाल क्या बनेगा, क्या माले मिंटो सुधार ब्रिटिश औपनिवेशिक हितों की रक्षा के साधन थे, ठीक है। अगला है प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के और भारत, उसमें क्या की भूमिका थी। तो क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार जब युद्ध शुरू होता है तो वो क्या करते हैं, युद्ध में भारतीय मतलब इंडियन से आपकी सहायता मांगते हैं, सैनिक के रूप में, धन के रूप में, अनाज के रूप में, इनके रूप में भारी मात्रा में इनकी आपूर्ति की जाती है। आर्थिक शोषण और महंगाई में वृद्धि होती है, इसी कारण भारतीय सैनिकों का वहाँ बलिदान आपका होता है। स्वतंत्रता की मांग में आपकी वृद्धि होती है, ठीक है। इसके परिणाम क्या निकले कि भाई कांग्रेस मुस्लिम लीग की एक नज़दीकी आ जाती है। लखनऊ पैक्ट आपका होता है 1916 में। होम रूल आपका हो गया। उस आंदोलन की पृष्ठभूमि आपकी तैयारी इसमें हो जाती है। सवाल क्या बनेगा कि प्रथम विश्व युद्ध भारतीय राष्ट्रवाद के लिए अवसर साबित हुआ, विवेचना कीजिए। और क्या प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय राजनीति को नया मोड़ दिया, ठीक है। तो उसमें आपको इन बिंदुओं को डालना है और आपको अलग से भी थोड़ा सा आपको इसे अपने स्तर पर आपको तैयार करके चलना है, समझ गए। फिर आपको होम रूल आंदोलन आपका आएगा, ठीक है। इसके परिणाम आपके आयरलैंड का जो होम रूल आंदोलन था उससे हुआ। नहीं था आपके तिलक जी थे जिन्होंने पूरे महाराष्ट्र में चलाया। इनिवेशन आपका शेष महाराष्ट्र पुणे को छोड़ के मद्रास और बाकी शेष देश में चलाया, ठीक है। ब्रिटिश और साम्राज्य के भीतर स्वराज इनका उद्देश्य था। माध्यम शिक्षा के माध्यम से, सभा के माध्यम से, प्रचार और संगठनों के माध्यम से इन्होंने अपना प्रचार प्रसार किया। प्रभाव आपके पूरे देश में राजनीतिक चेतना का प्रसार करना इनका जो प्रभाव एक साथ निकला, ठीक है। तो होम रूल आंदोलन को आपको ये थोड़ा सा आपको जानते रहना है। सवाल क्या बनेगा कि होम रूल आंदोलन गांधी युग का मार्ग प्रशस्त करने वाला आंदोलन था, विश्लेषण करना है। और होम रूल आंदोलन ने भारतीय राजनीति में जन सहभागिता को कैसे बढ़ाया, तो वहाँ पे इस बातों का आपको उल्लेख करना है। अब कांग्रेस मुस्लिम लीग की जो आपकी लखनऊ संधि होती है 1916, इसकी आपको बात करनी है। तो मुख्य बिंदु कि भाई कांग्रेस के उदारवादी और चरमपंथी गुट थे, उनका पुनर्मिलन होता है भाई। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच भी आपका समझौता हो जाता है। उद्देश्य क्या था, संयुक्त राजनीति आपको कार्रवाई करनी है ब्रिटिश के खिलाफ। प्रभाव क्या हुआ, हिंदू मुस्लिम एकता का उत्कर्ष आपको इस टाइम देखने को मिलता है। परिणाम क्या हुआ, राष्ट्रीय आंदोलन में बेसिकली आपका एक नई ऊर्जा बन जाती है और नई आपकी विकास आपको हो जाता है इस संदर्भ में, ठीक है। नई एक मतलब ऊर्जा मतलब नई संचार बेसिकली हो गया बेसिकली। प्रश्न क्या बनेगा कि लखनऊ समझौता भारतीय राजनीति की एकता का प्रतीक क्यों माना गया, क्योंकि यहाँ पे आपका सभी के बीच समझौता हो गया था भाई, ठीक है। और क्या यह हिंदू मुस्लिम एकता की अंतिम झलक थी, इसके लिए भी आपको तो अपने बताना है, ठीक है। निष्कर्ष के रूप में आपको थोड़ा सा ये देख लेना भाई, ठीक है। और सारांश तालिका मैंने आपको दे रखी है यहाँ पे, ठीक है।
जो अभी अपने ऊपर पड़ा, ये सब ऊपर हुई है, ठीक है जी। अगला आपकी यूनिट है गांधी जी का उदय, ये आपको देखना है। अब इसमें क्या है भाई, अब जब राष्ट्रीय आंदोलन के जो प्रमुख युग को कवर करती है वही यूनिट, ठीक है। जब महात्मा गांधी क्या है वो भारत में आते हैं, भारतीय राजनीति में अहिंसा, सत्याग्रह और जन सहभागिता के सिद्धांतों को स्थापित करते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट काल है, ठीक है, इसको आपको देखते रहना है। अब गांधी जी का आगमन और प्रारंभिक प्रभाव को देखना है। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आगमन उनका होता है। सत्याग्रह और अहिंसा के सिद्धांत तो भारत में प्रस्तुत करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इनका जुड़ाव होता है। दक्षिण अफ्रीका में नेतृत्व का इनका बहुत अच्छा खासा अनुभव था और उससे क्या उन्होंने भारतीय राजनीति में उनका प्रयोग किया भाई, ठीक है। मुख्य सवाल क्या बनेगा कि गांधी जी का आगमन जो है, भारत आगमन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए क्यों महत्वपूर्ण था, तो आपको इन बिंदुओं को वहाँ पे डालना है, समझ गए। गांधीवादी विचारधारा, इसकी बात करोगे तो गांधीवादी विचारधारा क्या थी, सत्याग्रह पे आधारित थी, यानी कि अहिंसक प्रतिरोध करना है, सत्य की शक्ति को अपनाना है, अहिंसा को रहना है, अहिंसक रहना है बेसिकली। आपको राजनीतिक और सामाजिक संघर्ष का जो आधार आपका है, ठीक है। आप बोलोगे स्वदेशी को अपनाना है, भारतीय वस्त्रों की बात कर लो, आप उद्योगों की बात कर लो, आत्मनिर्भरता का समर्थन की बात कर लो, सार्वजनिक नैतिकता की बात करो, आप नेता और जनता में नैतिक नैतिक अनुशासन की बात बोली गई, सामाजिक समरसता की बात बोली गई, अस्पृश्यता, जातिवाद, महिला सशक्तिकरण की बात बोली गई, ठीक है। इन बातों को आप किसमें, जो आपकी गांधीवादी विचारधारा के अगर सवाल आता है तो आपको इन बिंदुओं को डालना है। सवाल क्या बनेगा कि गांधी जी के सत्याग्रह और अहिंसा के सिद्धांत भारतीय राजनीति में कैसे क्रांतिकारी हुए। तो इन 5-6 आपके जो आपके सिद्धांत है इनको आपको एक्सप्लेन करना है, समझिए, ठीक है। फिर आपका जो चंपारण की बात करोगे, ठीक है, तो चंपारण जो आपका सत्याग्रह इसमें आपने गांधी जी ने चलाया था उसकी बात करोगे। स्थान बिहार चंपारण की बात करोगे। उद्देश्य क्या था कि भाई जो किसानों के शोषण का विरोध आपका हो रहा था, ठीक है। इसमें क्या है, जो ब्रिटिश नीति क्या थी कि आपको जब अपना नील खेती करनी है, ठीक है। परिणाम क्या हुआ, किसानों के अधिकारों की सुरक्षा आपकी हुई और ब्रिटिश प्रशासन का सुधार इसमें हुआ, ठीक है। किसमें, ये सत्याग्रह के के संदर्भ में, ठीक है। मुख्य नेता आपके गांधी जी थे, सत्याग्रह के माध्यम से उन्होंने एक आंदोलन अपना शुरू किया, ठीक है। सवाल क्या बनेगा कि सत्याग्रह आपका जो चंपारण सत्याग्रह था वो गांधी जी के नेतृत्व की पहली आपकी महत्वपूर्ण सफलता क्यों मानी गई, ठीक है। इसको थोड़ा सा आपको देखते रहना। जितने भी आपके ये इनके आंदोलन ना गांधी जी के, आपके चंपारण हो गया, चाहे आपका जो आपका अहमदाबाद आपका हो गया, या आपका जो खेड़ा आंदोलन आपका हो गया, ठीक है, आपका चाहे रोलेट एक्ट आपका हो गया, आपका चाहे अशोक आंदोलन हो गया, तो ये चक्र बेसिकली है या इनके आंदोलन है जो एक क्रम में चलते हैं। चंपारण आपका हो गया, अहमदाबाद, खेड़ा, ठीक है, अशोक, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इनको आपको थोड़ा सा इसे हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा देखना, जो आपका चंपारण सत्याग्रह आपका हो गया, जो आपका जो खेड़ा आंदोलन जो चलाया उन्होंने, जो रोलेट एक्ट वाला था, जो असहयोग आंदोलन जो चलाया, तो शुरुआती जो इनके आंदोलन थे इनको आपको विशेष इनको फोकस करना है, ठीक है। अब अगला आपको है कि खेड़ा आंदोलन, ठीक है। तो इसमें क्या, गुजरात खेड़ा में आपका हुआ। उद्देश्य क्या था कि जो ब्रिटिश रेवेन्यू टैक्स है उसकी अस्वीकारता की बात भी बोली गई थी, इसका उद्देश्य था। परिणाम क्या हुआ, किसानों की जीत होती है, सत्याग्रह की नीति का प्रसार होता है। खेड़ा सत्याग्रह के बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ते हुए जाना है, ठीक है। प्रारंभिक गांधीवादी आंदोलन का महत्व आपको पूछेगा तो इसने क्या किया भाई, इन्होंने एक अहिंसक आंदोलन का मॉडल प्रस्तुत किया। ग्रामीण स्तर पर आपकी राजनीतिक चेतना का प्रसार किया। स्वदेशी, सत्याग्रह, अहिंसा गांधीवादी के प्रतीक बन गए। कांग्रेस के चरमपंथियों और उदारवादियों के बीच एक संतुलन देखने को आपको मिलने लगा। सवाल क्या बनेगा कि 1917-18 के गांधीवादी आंदोलन बेसिकली भारतीय राजनीति के लिए क्यों निर्णायक थे और गांधी जी ने ग्रामीण जनता के आंदोलन में कैसे आपको शामिल किया, ठीक है। अगला है स्वदेशी आंदोलन में गांधी जी की भूमिका क्या थी, क्या योगदान था। तो इन्होंने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया भाई, विदेशी वस्त्रों का। ग्राम जो उद्योग थे और जो भारतीय वस्त्र हैं उनका समर्थन किया। व्यक्तिगत और सामाजिक आत्मनिर्भरता पर बल दिया। राष्ट्रीय आंदोलन के लिए एक नैतिक आधार तैयार किया। तो ये बेसिकली आपका योगदान के रूप में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। अब गांधी जी की स्वदेशी नीति ने भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज पर क्या प्रभाव डाला और स्वदेशी आंदोलन और गांधीवादी में कौन कौन से सिद्धांत आपके जुड़े हुए थे, इन्हें आपको थोड़ा सा देखते हुए रहना है, ठीक है। अगला है कि सामाजिक सुधार और गांधी। इसमें देखना आपको कि क्या क्या इनके माध्यम से सामाजिक सुधार किए गए। अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया भाई, हरिजन आंदोलन की शुरुआत की गई। महिला सशक्तिकरण पर फोकस किया गया, शिक्षा पर बल दिया उन्होंने। जातिवाद, सामाजिक असमानता के खिलाफ भी आंदोलन लड़ा। आपको ग्रामीण सुधार पर फोकस किया। स्वावलंबन की बात उन्होंने की। तो ये बेसिकली आपके सामाजिक सुधार के पहलू थे इनके संदर्भ में, इनको थोड़ा सा आपको देखते रहना है। सवाल क्या बनेगा कि गांधी जी के सामाजिक सुधारों की राजनीतिक आंदोलन से क्या संबंध था, ठीक है। अब गांधी जी और कांग्रेस की बात आप करोगे कि कांग्रेस में शामिल होकर एक नए नेतृत्व का उदय होता है।
चरमपंथी और उदारवादी को भी संतुलन मिलता है देखने को। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जन्ममुखी स्वरूप आपको मिलता है। 1919 में आपका सत्याग्रह और जो गैर असहयोग आपका जो आंदोलन थी उसकी पृष्ठभूमि इसलिए आपकी तैयार होती है। समझ गए। सवाल क्या बनेगा कि गांधी जी ने कांग्रेस को जन आंदोलन को दिशा कैसे दी। 1915 से 1920 का काल जो है गांधीवादी राजनीति के लिए क्यों महत्वपूर्ण थी। सवाल ये आपका निष्कर्ष है, इसे आप थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। और ये बेसिकली आपका एक तालिका है जो हमने ऊपर पढ़ा इन सब के बारे में। गांधी का आगमन हो गया, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा, स्वदेशी आंदोलन, वो सब, ठीक है। सामाजिक सुधार, कांग्रेस में शामिल, ये सब। अब अगली यूनिट है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1920 से 1939 तक आपको ये पढ़ना है। अब इसमें आपको देखना है कि भाई जो आपका गांधी जी के नेतृत्व में आपका जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन बेसिकली चल रहा था उसके महत्वपूर्ण और जो जन्ममुखी चरण जो आपके थे उनको इसके अंतर्गत आपको देखना पड़ता है, ठीक है। अब इसमें आप देखोगे पृष्ठभूमि और राजनीतिक परिदृश्य क्या था, तो आप बोलोगे कि 1919 में रविंद्रनाथ और जो सविनय अवज्ञा आंदोलन की आपकी तैयारी होती है, पृष्ठभूमि इसलिए, ठीक है। आपका जो रॉयल एक्ट आपका हो गया, ठीक है। आपका जो जलियांवाला हत्याकांड आपका हो गया, जनता में इससे क्रोध बनता है, ग्रामीण और शहरी वर्गों में राजनीतिक चेतना का प्रसार होता है इस टाइम पे। कांग्रेस में आपकी गांधी का पूर्ण नेतृत्व आपका था, ठीक है। तो ये एक पृष्ठभूमि के रूप में आप देखोगे, ठीक है। 1920 से 1939 तक आपको जो राष्ट्रीय की राजनीति चली थी, भारतीय राजनीति थी, उसकी प्रमुख पृष्ठभूमि क्या थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को कैसे मोड़ दिया। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड को डिटेल में पढ़ना है भाई, ठीक है। अशोक आंदोलन की बात करो आप 1920 1922, तो अशोक आंदोलन आपको डिटेल में पढ़ना है, ऐसा पढ़ लेना, ठीक है। प्रस्तावित किसके था, गांधी जी के द्वारा था, कांग्रेस के द्वारा था। उद्देश्य क्या था कि ब्रिटिश शासन के साथ है किसी भी सहयोग को आपको बंद करना है। माध्यम क्या था कि आप सरकारी स्कूल और कॉलेज का बहिष्कार करोगे, आप विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करोगे, आप सरकारी सेवाओं से इस्तीफा दोगे, ठीक है। ये एक माध्यम था असहयोग करने का। विशेष घटनाएं क्या हुआ कि आपका 21वें खादी आंदोलन का उदय होता है। 1922 में चंपारण खेड़ा के अनुभव का देशव्यापी विस्तार आपका होता है। और आंदोलन का अंत कैसा, जो चोरी चरा कांड होता है उससे दुखी होकर क्या होता है, वहाँ पर जो हिंसा होती है, गांधी जी अशोक आंदोलन आपको वापस ले लेते हैं। सवाल क्या बनेगा, अशोक आंदोलन का उद्देश्य महत्व आपको स्पष्ट करना है, और चोरी चुराने कांड ने पिछली गांधी के अशोक आंदोलन को क्यों रोक दिया, तो ये आपको थोड़ा सा देखते रहना है। सभी ने अवज्ञा और नमक सत्याग्रह, ठीक है। अब पृष्ठभूमि क्या थी, 1930 में क्या हुआ कि ब्रिटिश आपका नमक कर का विरोध कर रहे थे, ठीक है। हाँ, जो मतलब ब्रिटिश नहीं कर रहे थे, जो ब्रिटिश नमक का है उसका का विरोध आपका हुआ। 12 मार्च 1930 को आपका दांडी मार्च आपका चलता है, आपका 24 दिन तक चलता है, 241 मील। नागरिकों द्वारा क्या आपका नमक बनाया गया, और कर का इसका जो टैक्स का आपका विरोध था, यानी कि जो पहले आपका नमक बनाने में आपको टैक्स देना पड़ता था उस टाइम पे, तो इसका आपको जो विरोध किया गया। आंदोलन का विस्तार, महिला और ग्रामीण सहभागिता की बात करेगा। आप परिणाम की बात करोगे कि 1 लाख से अधिक आपकी गिरफ्तारियां होती हैं, ब्रिटिश नीति में आपका अंतर आ जाता है इसके परिणाम स्वरूप। सवाल क्या बनेगा, नमक सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्यों महत्वपूर्ण था, और दांडी मार्च ने जन सहभागिता को किस प्रकार आपको बढ़ाया था, ठीक है। मतलब आपको अवज्ञा करनी है किसकी, नियम कानूनों की, ब्रिटिशों की, सविनय मतलब अच्छे सविनय के साथ आपको अवज्ञा करनी है, ना कोई हिंसा, ना कोई मारपाट, ना कोई लड़ाई, कुछ नहीं। आपको सविनय के साथ जो आपके उनके कानून जो हैं ब्रिटिशों के, उनको आपको तोड़ना है, उनकी अवज्ञा करनी है, उनके नियम कानूनों को। और इसलिए गांधी जी ने क्या किया भी, किस तरीके से उनका नियम कानून टूटेगा, ऐसा क्या है। तो ऐसा कौन सा हम टॉपिक चुने कि जिससे एक पूरा देश भी जुड़ जाए आपका उस चीज़ से, और उनका जो एक भारी उसका इम्पैक्ट भी पड़े। फिर गांधी जी ने वो क्या है, नमक को चुना, जो नमक कानून था, क्योंकि नमक ही था जो हर एक गरीब को, हर एक जनता को, पूरे भारत को आपस में जोड़ता था। हर लोग की आवश्यकता था, जो नमक था वो हर व्यक्ति की एक नीड थी, ठीक है, पूरे भारत की। तो ये मतलब आप खुद सोचो ना कि उनकी जो एक दूरदर्शिता भाई की, इतने सारे, ऐसा हम क्या, कौन सा कानून चुने, ऐसा क्या हम देखें जो पूरे भारत को जोड़े, ठीक है। तो उन्होंने आखिर नमक को चुना, और नमक एक ऐसा इम्पैक्ट इसका पड़ा कि पूरे देश में आपका नमक जो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन चला, और उन्होंने जो नमक सत्याग्रह था आपका वो चला, ठीक है। उत्तराखंड से जो आपके कई सारे आपके जो लोग थे, उन्होंने वहाँ जाके आपको जो दांडी मार्च था इसमें भी भूमिका निभाई है, समझिए। ये हमने उत्तराखंड पेपर में आपका डिस्कस किया ही है। अब है नमक सत्याग्रह भारतीय, हाँ ये हमने सवाल देख लिया। अब अगला है कि जो आपका कांग्रेस और जन सहभागिता की बात कर रहा है भाई, कि भाई जो ग्राम पंचायत आपका हो गया, महिला संघ आपके हो गए, युवा संगठन हो गए, इनका योगदान बना हुआ था जन सहभागिता के रूप में कांग्रेस के साथ। आपके विद्यार्थी हो गए, शिक्षक हो गए, वकील हो गए, किसान हो गए, हर वर्ग की भागीदारी थी। जन आंदोलन का स्वरूप की बात करोगे आप, अहिंसक था, नैतिक था, सख्त था, इन्हें आप डालोगे
कांग्रेस और जन सहभागिता के रूप में कि भाई 1920 से 39 के आंदोलन में जन सहभागिता का महत्व क्या था, तो महत्व आपको ये बताना है, इन बिंदुओं को डालना है, समझ गए। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन के पूर्व राजनीतिक संघर्ष की बात करनी है भाई। अब 1920 से 39 में आपको कई चरण आपके थे। खादी और ग्राम उद्योग आंदोलन आपका हुआ, विद्यार्थी और आपका छात्र आंदोलन आपका हुआ, महिला सहभागिता की बात करोगे आप, आंध्र माला सरोजिनी नायडू की बात करोगे आप, सभी ने अवज्ञा आंदोलन अभियान की बात करोगे आप 1930 से 34 के आसपास ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया आई, दमन किया गया, गिरफ्तारी की गई, आंदोलन को दबाया गया। तो ये सब क्या है, ये बेसिकली आपके हैं भारत छोड़ो आंदोलन के पूर्व के आपके राजनीतिक संघर्ष चला उसके बारे में। 1920 से 39 के आंदोलन ने बेसिकली भारतीय राजनीति के समाज पर क्या प्रभाव डाला, तो इनको आपको बताना है, ठीक है। और भारतीय जो महिला और जो युवा है बेसिकली उनकी भागीदारी ने किस तरीके से आंदोलन को कैसे मजबूत किया, ये भी आपको थोड़ा सा देखते हुए रहना है, ठीक है। ठीक है, अगला है कि कांग्रेस और ब्रिटिश शासन के बीच समझौते की बात करोगे। 1928 में क्या होता है, सर्वे जो आपका सर्वदलीय आपका डॉक्टर सरोजिनी नायडू और जो बंगाल कांग्रेस का प्रस्ताव का होता है। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का प्रारंभिक मसौदा आपका आ जाता है। 1937 में आपका प्रांतीय चुनाव आपके होते हैं, कांग्रेस का सत्ता में प्रवेश आपका होता है, और उद्देश्य क्या था कि भाई संवैधानिक संघर्ष और जो जन सहभागिता आपको लाना है। सवाल का बनेगा कि कांग्रेस ने 1920-39 के दौरान जो संवैधानिक संघर्ष का किस प्रकार प्रयोग किया है, ठीक है। तो इसे आप छोड़ सकते हो। अन्य प्रमुख आंदोलन गतिविधियाँ ये भी आप छोड़ देना, ठीक है, मतलब पढ़ लेना वहाँ से। वैसे को राष्ट्रीय प्रभाव क्या पड़ रहा था, इसे आप यहाँ से पढ़ लेना, ठीक है, पीडीएफ से। ये तालिका आप थोड़ा सा टेबल देखना, ठीक है। अब है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1939 से स्वतंत्रता एवं विभाजन तक, ठीक है। अब इस यूनिट में ये है कि आपका जो अंतिम चरण था स्वतंत्रता संग्राम का और जो स्वतंत्रता प्राप्ति की ऐतिहासिक घटनाएं थी उनको आपको बेसिकली देखना पड़ता है। आपका असहयोग आपका हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध का विरोध आपका हो गया, क्विट इंडिया आपका हो गया, भारतीय संविधान का रूपरेखा और विभाजन संबंधी चीज़ें आपके इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलती है, ठीक है। टाइम कितना हो यार, 36 मिनट आपके हैं, ठीक है। अब इसमें यह है कि जो 1900 आप पहला बोलोगे कि आपको जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो भारत, तब 1939 में आपका जो ब्रिटिश भारत को क्या है द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किया गया था बिना भारतीय नेताओं की अनुमति के। इसका इन्होंने विरोध किया, ठीक है। कांग्रेस सरकारें उन्हें प्रांतीय स्तर पर इस्तीफा दे देती हैं, ब्रिटिश सरकार ने सीधे प्रशासन आपका संभाल लेता है। युद्ध के कारण क्या आपकी महंगाई बढ़ती है, बेरोजगारी बढ़ती है, असंतोष आपका बढ़ता है। परिणाम क्या होता है, ब्रिटिश सत्ता और जो भारतीय जनता थी उनके बीच आपकी टकराव की स्थिति आपकी आ जाती है, समझ गए। मुख्य सवाल क्या बनेगा कि आपका जो ब्रिटिश नीति ने युद्ध के दौरान भारतीय राजनीति को कैसे प्रभावित किया और द्वितीय विश्व युद्ध के समय कांग्रेस सरकारों के इस्तीफे का राष्ट्रीय आंदोलन पर क्या आपका प्रभाव पड़ा, ठीक है। अगला आएगा हिंदू मुस्लिम संबंध और विभाजन की पृष्ठभूमि। अब मुस्लिम लीग को बेसिकली टू नेशन थ्योरी का प्रचार किया गया मुस्लिम लीग के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस इनके विरोध के बावजूद भी। 1940 में वो लाहौर प्रस्ताव आपका होता है जिसमें आपके पाकिस्तान की मांग करते हैं, सांप्रदायिक तनाव का बढ़ता है, क्षेत्रीय संघर्ष आपके बढ़ते हैं, भारत में विभाजन की राजनीतिक आपकी तैयारी शुरू हो जाती है। सवाल क्या बनेगा कि लाहौर प्रस्ताव ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा कैसे बदल दी, तो आपको थोड़ा सा इन बातों को उसमें डालना है, ये ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आपको नेतृत्व की बात कर रहे हो, ठीक है। तो आपका जो गांधी जी है, नेहरू जी हैं, पटेल जी हैं, सुभाष चंद्र बोस जी हैं, इनका योगदान रहा भाई। 1942 में आप आओगे तो जो आपका क्विट इंडिया मूवमेंट था उसकी बात करोगे। उद्देश्य का कि भाई अब हमको तत्काल स्वतंत्रता चाहिए, आपको तत्काल रूप से भारत को छोड़ना पड़ेगा। माध्यम क्या था, जन सहभागिता थी, सत्याग्रह इसमें था, ठीक है। परिणाम क्या हुआ, 0 आवर में गिरफ्तारी हुई, ठीक है, व्यापक गिरफ्तारी की गई, आपकी हिंसा हुई, ब्रिटिशों का दमन किया गया, ब्रिटिश दमन आपको देखने को मिला। कांग्रेस ने आंदोलन के दौरान क्या जनमानस को संगठित किया। तो इन्हें आपको थोड़ा सा राष्ट्रीय कांग्रेस का जब बात आती है उसके क्विट इंडिया के संदर्भ में ये आपको देखना है, ठीक है। अब इसमें आपको देखना है कि भारत छोड़ो आंदोलन क्यों स्वतंत्रता के अंतिम चरण में निर्णायक था और क्यों भारत छोड़ो आंदोलन जो आपको था वो अन्य जो गांधीवादी आंदोलन से अलग था, क्योंकि इसमें आपके काफ़ी भारी मात्रा में आपका हिंसा हुई थी, क्योंकि सभी नेता साथ के 0 आवर में गिरफ्तार हो गए थे। तो टॉप पे सीट्स पे कोई ऐसा नेतृत्व नहीं था जो जनता को गाइड कर सके, इसलिए जनता वो हो गई, आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और अच्छी खासी मात्रा में आपको हिंसा इसमें देखने को मिलती है।
क्रांतिकारी आंदोलन और सुभाष चंद्र बोस। इसमें आपको देखना है कि आपको जो आईएनए था, इंडियन नेशनल आर्मी की बात करोगे आप, सुभाष चंद्र बोस जी की बात करोगे, जापानी सहयोग की बात करोगे, उनकी युद्ध रणनीति की बात करोगे, क्रांतिकारी दृष्टिकोण उनका था और अन्य सैन्य संघर्ष की बात करोगे, और भारतीय स्वतंत्रता में योगदान क्या था कि जनता में आत्मविश्वास जगाया, ब्रिटिशों पर दबाव बनाने का काम किया, ठीक है, वैश्विक भागीदारी बढ़ाई, ठीक है। तो क्रांतिकारी आंदोलन में आईएनए की भूमिका या सुभाष चंद्र बोस की भूमिका के बारे में इन बातों को आपको ध्यान देना है कि सुभाष चंद्र बोस और आईएनए का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में क्या महत्व था, इन बातों का बताओगे, ठीक है। ब्रिटिश नीति और अंतिम संवैधानिक प्रयास का थे भाई। 1942 से 45 में आपका ब्रिटिश सरकार की कैबिनेट मिशन प्लान आपका आता है। 46 में संवैधानिक ढांचा आपका बनता है। संघीय भारत का प्रस्ताव आपके इसके अंदर होता है। कांग्रेस लीग के बीच आपके समझौते होते हैं और मतभेद भी होते हैं। प्रातिश सत्ता की आप बात कहोगे, केंद्र में राजनीतिक शक्ति का वितरण आपका होता है। इन बातों को आप डालोगे इस टाइम पे कि यार जो कैबिनेट मिशन प्लान है स्वतंत्र भारत के संविधान के निर्माण में कैसी भूमिका निभाई, ठीक है। अगला आपका है कि स्वतंत्रता की प्राप्ति की बात आप करोगे कि भारत और पाकिस्तान का स्वतंत्र होने की बात करोगे आप। भारतीय संविधान का प्रारंभिक मसौदे की बात करोगे आप। प्रधानमंत्री जी एल नेहरू जी की बात करोगे आप। लॉर्ड माउंटेन की बात करोगे। लोकतंत्र और संघीय ढांचे की स्थापना होती है। तो इन बातों की आप डालोगे स्वतंत्रता की प्राप्ति की कैसी स्थिति थी कि भाई स्वतंत्र प्राप्ति के बाद कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग की भूमिका का आपको मूल्यांकन करना है और 47 में भारत की स्वतंत्रता और सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया का आपको वर्णन करना है, ठीक है। तो प्रक्रिया में इन आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल में आपको बताना है। भारत का विभाजन और परिणाम। पाकिस्तान का निर्माण होता है, पश्चिम और पूर्व पाकिस्तान आपके बनते हैं। 10 से 15 लाख लोग आपके विस्थापित होते हैं। सैकड़ों हजार लोग आपके मारे गए सांप्रदायिक दंगों में। शरणार्थी आपका संकट बनता है। आर्थिक संकट आपको बन जाता है। भूमि संपत्ति का विभाजन आपका हो जाता है। और भारत के विभाजन के कारण और परिणाम आपको स्पष्ट करने सवाल के रूप में सांप्रदायिक दंगों ने स्वतंत्र भारत की राजनीति को किस प्रकार प्रभावित किया, ठीक है। और भारतीय संविधान की रूपरेखा का प्रारंभ, ये आपको देखना है कि वह संविधान निर्माण की प्रक्रिया 46 से आपकी शुरू हो जाती है। संविधान सभा की स्थापना होती है। गांधी जी, नेहरू जी, अम्बेडकर और अन्य नेताओं का योगदान आपको देखने को मिलता है। लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष और न्याय संगत ढांचे का आपका निर्माण होता है, ठीक है। सवाल क्या कि स्वतंत्रता के बाद जो है संविधान निर्माण की प्रक्रिया और इसके महत्व का वो स्पष्ट करना है। संविधान सभा में विभिन्न विचारों को संतुलन कैसे स्थापित किया गया, ठीक है। ये आपका निष्कर्ष है, निष्कर्ष थोड़ा देख लेना और फिर आपको शायद नीचे आपकी तालिका है, इसे भी आपको थोड़ा सा देखते हुए जाना है। अंतिम यूनिट आपकी बचेगी कि आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस आपका होता क्या है, इंडिया के बाद क्या देखना आपको। अब इंडिया जब आज़ाद हो गया उसके बाद जो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और जो अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य को कवर करना आपको हो गया। संकल्प आपका संविधान, विकास और चुनौतियों का युग आपका यही है। क्या स्वतंत्रता के बाद भारत का राजनीतिक परिदृश्य कैसा था, तो आप उस समय की राजनीतिक स्थिति बताओगे। 15 अगस्त 47 में आपका भारत स्वतंत्र हो गया। प्रधानमंत्री नेहरू जी थे, आपका गवर्नर जनरल आपका राजेंद्र प्रसाद जी थे, गवर्नर जनरल, राष्ट्रपति, ठीक है। संघीय ढांचे की बात आप करो, राज्य पुनर्गठन की प्रक्रिया की बात करो, भारतीय संविधान का आपका निर्माण हो जाता है। तो इन सब स्थितियों को आप बताओ कि भारत के बाद स्वतंत्रता के बाद किस तरह से आपके राजनीतिक परिदृश्य आपका बना हुआ था, ठीक है। ये आपका सवाल हो गया। भारतीय संविधान की बात करोगे, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। एक लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष समाजवादी स्वरूप था भाई। कितना आपको 2 साल 11 माह 18 दिन बनने का टाइम लगा। कितने आपके आपके उसमें वो सम्मेलन हुए, कितनी समितियाँ हुई, कितनी समितियाँ बनी थी, कितने आपके दौर की आपकी वार्ताएं होती, इन सब बातों को आपको डालना है। मौलिक अधिकार, कर्तव्यों के बारे में डालना है। संसदीय प्रणाली, संविधान निर्माता रविंद्र अम्बेडकर, सबके बारे में आपको बताना है, समझिए। तो आपको भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं को भी आपको थोड़ा सा पढ़ते हुए जाना है, ठीक है। एकीकरण, पुनर्गठन, ठीक है। तो मुख्य बिंदु इसमें आपको जो आपका जो था स्टेटस आपको था, जो आपका इनका आपका विलय हो जाता है। आपका जो महाराजा हरि सिंह की बात करें, हैदर अली की, हम हैदराबाद की बात करें, जूनागढ़ की बात करें, और अन्य राज्यों का आपका एकीकरण हो जाता है जो आपकी रियासतें थी। राज्य पुनर्गठन आयोग आपका बनता है 1956 में। 22 आधा आपका राज्य निर्माण आपका होता है। गवर्नेंस और जो केंद्रीकरण है, और जो आपको मतलब गवर्नेंस का केंद्रीकरण होता है और जो लोकतांत्रिक आपका नियंत्रण आपका स्थापित होता है, ठीक है। मुख्य आपका सवाल क्या बनेगा कि स्वतंत्रता के बाद भारतीय राज्यों का एकीकरण कैसे हुआ, इनको आपको बताते रहना है। पटेल जी की भूमिका आपको बतानी है, ठीक है। किस तरह से जम्मू कश्मीर का हुआ, किस तरीके से आपका हैदराबाद का हुआ, किस तरह से आपको जूनागढ़ हुआ, कहाँ आपका जन्म संग्रह हुआ, कहाँ आपको सैन्य आपका प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है, कहाँ आपका विलय पत्र आपका हुआ। इन सबको आपको एकीकरण के संबंध में, आपको रियासतों के संबंध में आपको आंसर को आपको टैकल करना है, ठीक है। आर्थिक नीतियाँ और योजना आंदोलन किस तरीके से बने, तो उसके बाद 47 के बाद आपकी जो आपकी नीतियाँ आती है,
आपकी प्रथम आपकी जो पहली पंचवर्षीय योजना आपकी होगी, दूसरी पंचवर्षीय योजना आपकी होगी, समान अवसर की बात आपकी, समाजवाद का प्रारंभ आपका होता है, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आपका विकास होता है, इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर आपका सामाजिक सुधार और समावेशिता की बात आएगी, उसमें आपका स्पष्टता पे फोकस किया गया, जातिवाद का उन्मूलन पे फोकस किया गया, महिला सशक्तिकरण पे फोकस किया गया, शिक्षा के बल शिक्षा पर फोकस किया गया, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण नीति की बात की गई, सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता की बात की। इसमें सामाजिक सुधार और समावेशिता सवाल क्या आएगा कि पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद सामाजिक सुधारों का महत्व क्या था, ये चीज़ें आपको शामिल करनी है। विदेश नीति की बात करोगे आप अंतर्राष्ट्रीय संबंध की बात करोगे, उसके बाद कि आपकी जो कूटनिरपेक्ष नीति आपकी थी, शीत युद्ध में भारत की स्वतंत्र दिशा आपकी थी, संयुक्त राष्ट्र में आपकी सक्रिय भागीदारी की बात करोगे, आप पड़ोसी देशों के साथ आपका जो सामरिक और आर्थिक संबंध की बात करोगे, 1947 से 60 के दशक में आपके चीन और पाकिस्तान के साथ संघर्ष की आप बात करोगे। सवाल क्या बनेगा कि स्वतंत्रता के बाद भारत की कूटनिरपेक्ष नीति का उद्देश्य और महत्व आपको स्पष्ट करना है, समझ गए। तो कूटनिरपेक्ष आंदोलन की आपको थोड़ा सा पढ़ के जाना है डिटेल में। चुनौतियां उपलब्धियों की बात हो गई, चुनौतियां क्या थी कि भाई विस्थापन की समस्या बनी हुई थी, शरणार्थी समस्या की स्थापना की समस्या बनी हुई थी, आर्थिक कठिनाइयों की आपकी समस्या बनी हुई थी, सुरक्षा चिंताएं आपकी बनी हुई थी। उपलब्धियां क्या हुई, लोकतंत्र स्थापित हुआ, संविधान आपका बना, पंचवर्षीय योजनाएं, सामाजिक न्याय के लिए कानूनी ढांचा, ये सब आपकी उपलब्धियों के रूप में आप बताओगे। ठीक है कि भाई पोस्ट इंडिपेंडेंस भारत की प्रमुख चुनौतियां उपलब्धियां क्या थी, तो ये आपकी प्रमुख चुनौतियां उपलब्धियों को अपनी लैंग्वेज में आपको विस्तार से आपको बताना है, समझिए। निष्कर्ष में क्या बोलोगे कि 47 के बाद का काल भारतीय इतिहास में संवैधानिक संविधान, लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और विकास का प्रारंभिक युग है। इस दौरान भारतीय आपकी राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक योजना, समाज में समावेशिता के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, समझ गए। और ये आपकी तालिका हो गई। तो ये रहा आपका सिलेबस। ठीक है, मैंने कोशिश की कि एक फटाफट आपको एक क्विक आपको जो रिविजन इन सिलेबस का मॉडर्न इंडिया का हो जाए। ठीक है, तो आपका जो टॉपिक जो है किसी संदर्भ में आपके छोटे ना, आपका कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरिया है बीच बीच मैंने वो भी बताया कि इन पे आपको विशेष फोकस करना है। ठीक है, अब इनसे संबंधित अपने सवाल यहाँ पे ये है ना, इन सारे सवालों को एक कंसोलिडेट करके उनके आंसर आपको तैयार करके दूंगा, उन पर एक क्लास देखेंगे। ठीक है, साथ ही जो आपके साथ ही आपका क्या ये, हाँ तो ये सवाल आपके है ना, तो ये मैं तैयार कर रहा हूँ। ठीक है, 110 120 सवाल आपके हैं, ये देखो। तो इसमें आपको देखोगे तो प्रत्येक सवाल की आपने आंसर आपको मैं पॉइंट के रूप में तैयार कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगली क्लास हम शाम को अगर मैं देख पाया तो इससे हम देखेंगे। ठीक है, इसमें आपको पूरे क्लास में आपके जो 110 115 सवाल है इनको हम देख लेंगे, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, इस क्लास को आपको देखना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, एक क्लास आपकी आएगी जो मेरे खुद के नोट्स हैं GS1 के, जो मैंने आंसर लिखे हुए हैं उनको भी देखेंगे, उनसे आपको हेल्प मिलेगी। और फिर अगर टाइम मिलेगा तो ये इनसे आपके जो सवाल है इसमें मैंने आपको ऐड करके इन सवालों को भी हम सॉल्व कर लेंगे, और फिर आप एक अच्छी खासी स्थिति में आप आ जाओगे GS पेपर को लेके, समझ गए, इतने कम समय में भी। तो अगर बीच में कुछ कमियां रहेगी, मेरे बोलने की स्पीड से ज़्यादा रहेगी, अच्छी कुछ छूट गई तो उसे आप मैनेज कर लेना। ठीक है, क्योंकि टाइम का अभाव बना हुआ है, तो मैं चाह रहा हूँ कि जल्दी जल्दी चीज़ें आपकी आपकी जो है रिवाइज हो जाए बेसिकली, समझ लो। तो बेसिकली आपका यहाँ तक आपका हो गया है, इसे हम लाल करते हैं। ठीक है, लाल, ये आपका हो गया है, ये भी आपका हो गया है, ये भी आपका हो गया है। ठीक है, ये भी आपका हो गया है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन आंसर को देखेंगे इस संदर्भ में, और उसके बाद हम शुरू करेंगे आपका ये ज्योग्राफी वाला पोर्शन जो है, पहले हम ये देखेंगे, ये आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। 2 क्लास आपके इसमें आएगी जी। ठीक है, इसको हम देखेंगे। फिर आपका क्या बच रहा है, वर्ल्ड हिस्ट्री बच रहा है। ठीक है, और समाज बच रहा है। एक क्लास वर्ल्ड हिस्ट्री में हो जाना चाहिए और एक क्लास आपकी समाज में हो जानी चाहिए, और फिर आपका GS1 आपका खत्म हो जाएगा। फिर हम GS2 शुरू करेंगे। GS2 में आपका 3 4 चीज़ें आपकी हैं, पॉलिटी आपका हो गया, सोशल जस्टिस आपका हो गया, और इंटरनेशनल आपके जो रिलेशन आपके होगी वो, समझ गए। तो आई होप कि आपने वीडियो यहाँ तक देखी होगी, अगर देखी तो आपको बहुत धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में जिसमें हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे, अगर पॉसिबल हो पाए तो शाम को, क्योंकि मुझे कुछ काम पड़ गया है अर्जेंट, इसलिए मुझे कहीं जाना पड़ रहा है। ठीक है, सही बताऊँ तो सिस्टर की शादी है, तो मुझे कार्ड बांटने जाना है, तो मैं अभी फ़ोन आया था चाचा जी का, तो मुझे उनके साथ जाना पड़ेगा। तो अगर मैं टाइम से आ गया वहाँ से तो मैं क्लास शाम की दे दूँगा, अगर नहीं आ पाए तो हम कल सुबह देखेंगे। ठीक है, उसकी चिंता आपको नहीं करनी है, बस आपको अच्छे से इनकी तैयारी करनी है, जो टॉपिक्स मैं बोल रहा हूँ उन पर अच्छे से कमांड बनानी है, अच्छे से हमको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, मॉडर्न टेस्ट आपको मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है, डेली आपको 2 2 मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं। अभी से टाइम वापस बचा ही नहीं, बिल्कुल नहीं बचा है। ठीक है,
और मैं अगर आपके साथ डेली 3-3 घंटे दे रहा हूँ 3 क्लास में, तो आपको अपने स्तर पे 9-9, 10-10, 12-12 घंटे आपको देने हैं, क्योंकि टाइम आपका बिल्कुल कम बचा है। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक ध्यान रखिए, अच्छे से तैयारी करिए। मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।